नमस्कार दोस्तों। 1971 की ये बात है जब पूर्वी पाकिस्तान यानी आज के बांग्लादेश में गृह युद्ध छिड़ चुका था। तभी अक्टूबर में इंडियन नेवी के चीफ एडमिरल एसएस नंदा प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी से मिलने के लिए गए हुए थे। प्रधानमंत्री से मिलने ही नंदा ने पूछा कि यदि हम कराची बंदरगाह पर हमला करें तो क्या इससे सरकार को कोई आपत्ति भी होगी। प्रधानमंत्री ने कहा, आप ऐसा सवाल क्यों पूछ रहे हैं। नंदा ने कहा, 1965 में नेवी को खास तौर पर यह कहा गया है कि वो भारतीय समुद्री सीमा से बाहर कोई भी कार्रवाई न करे। इस पर इंदिरा गांधी का जवाब था, इज देयर इज अ वार देयर इज ए वार, यानी अगर लड़ाई है तो लड़ाई है। इसके बाद कराची बंदरगाह पर हमले की योजना बनाई जाती है और 3 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान की एयरफोर्स भारत में हवाई हमले करता है। 4 दिसंबर 1971 को रात में इंडियन नेवी कराची बंदरगाह पर हमले करता है। यह हमला एक सर्जिकल स्ट्राइक की तरह था और उस हमले से पूरा बंदरगाह तबाह हो जाता है। इस पूरे अभियान को ऑपरेशन ट्राइडेंट नाम दिया। दोस्तों, आखिर ऐसी कौन सी बात थी जिसके कारण इंडियन नेवी ने इंदिरा गांधी को यह बोला था कि 1965 के बाद समुद्री सीमा से बाहर हमला करना मना था। तो दोस्तों, ये साल जब 1965 था, उस वक्त इंडियन नेवी द्वारका का बदला लेने के लिए उतावली थी। 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध की बात है। पाकिस्तान कश्मीर और पंजाब में बुरी तरीके से मात खा रहा था। तभी पाकिस्तान की नेवी अपने युद्धपोत PNS खैबर से गुजरात के द्वारका में मिसाइल दागती है। पाकिस्तान का टारगेट था द्वारका में लगा रडार और लाइट हाउस, लेकिन ज्यादातर मिसाइलें या बम मंदिर और रेलवे स्टेशन के बीच 3 से 4 किलोमीटर समुद्री रेत पर गिरे और वो वहां ही फटे। बहुत सारे बम तो फटे ही नहीं थे, जैसा कि पाकिस्तान के बारे में आप लोग जानते हैं। हमले में सिर्फ रेलवे गेस्ट हाउस, एक सीमेंट फैक्ट्री और कुछ इमारतें को नुकसान पहुंचा था। इंडियन नेवी उस वक्त पाकिस्तान के हमले का जवाब देना चाहती थी, लेकिन सरकार के रणनीतिक वजहों से उस वक्त नेवी को डिफेंसिव बोर्ड में रहने के लिए कहा गया था। 1965 के बाद डिफेंस मिलिट्री को यह पहला बार डिफेंस मिनिस्ट्री को यह एहसास होता है कि अब हमें नेवी को मजबूत करना होगा, नहीं तो हम हर मोर्चे पे नहीं लड़। उसके बाद भारत सरकार ब्रिटेन से मॉडर्न पनडुब्बियां खरीदने के लिए ब्रिटेन से बात करती है, लेकिन ब्रिटेन मॉडर्न पनडुब्बियों के नाम पे 20 से 30 साल पुरानी पनडुब्बियों को भारत को देने की पेशकश करता है। ब्रिटेन के रुख से उस वक्त के रक्षा मंत्री यशवंत राय चौहान काफी नाराज हो गए थे और वो पहला वक्त था जब हम सबसे पहले रूस के पास गए थे। यशवंत राय चौहान बहुत ही नाराज होते हैं। इसके बाद यशवंत राय चौहान एक डेलीगेशन के साथ सोवियत रूस के पास पहुंच जाते हैं। मॉस्को में भारतीय डेलीगेशन का खुले दिल से बहुत ही अच्छा स्वागत किया जाता है। सोवियत रूस भारत को पनडुब्बियों के साथ साथ फ्रिगेट, लैंडिंग शिप्स और मिसाइल बोट्स देने के लिए राजी हो जाता है। समझौते की रूपरेखा के रूप में नेवी चीफ एडमिरल गर्स्कोव तैयार करते हैं, जो कि इस समझौते की रूपरेखा थी। समझौते के अनुसार भारत को ये पनडुब्बियां और फ्रिगेट अगले 3 साल में मिलने वाले थे। इसके बाद 5 जुलाई 1967 को सोवियत रूस से पहली पनडुब्बी INS कलवरी विशाखापट्टनम पहुंच जाती है। 1971 के युद्ध में लगभग 1.5 साल पहले कैप्टन KK नेयर की लीडरशिप में नेवी की एक टीम को सोवियत रूस भेज दिया जाता है। इस टीम ने व्लादिवोस्तोक में मिसाइल बोटों को चलाने की ट्रेनिंग ली जाती है। जब ये ट्रेनिंग चल रही थी तब नैयर अपनी टीम से पूछते हैं कि क्या इन मिसाइल बोट का इस्तेमाल डिफेंस की जगह अटैक करने में किया जा सकता है। बताया जाता है कि इन बोट्स की स्पीड बहुत ज्यादा थी, हालांकि ज्यादा दूर तक नहीं जा सकती थी। तेल की खपत ज्यादा होने के कारण ये बोट्स 500 नॉटिकल मील से ज्यादा दूर नहीं जा पाते थे एक बार इंजन फुल करने के बाद। ट्रेनिंग के दौरान अटैक के लिए मिसाइल बोट्स का इस्तेमाल करने की बात हो रही थी। इसके बाद नेवी कमांडर विजय जैरथ ने इस बारे में प्लान बनाने के लिए उनको कहा गया। जनवरी 1971 में इन मिसाइल बोट्स को मुंबई लाया जाता है। सोवियत रूस से आने वाली इन मिसाइल बोट्स का वजन लगभग 180 टन था। जब इन बोट्स को मुंबई के तट पर उतारने की बात आई तो पता चला कि यहाँ ऐसा कोई क्रेन ही नहीं है मुंबई में जो इतनी वजनी बोट्स को उतार सके। इसके बाद मिसाइल बोट्स को कोलकाता में उतारा जाता है। दोस्तों, चूंकि ये बोट्स 500 नॉटिकल मील से दूर तक नहीं जा सकती थी, ऐसे में इन बोट्स को कोलकाता से मुंबई ले जाया जाना एक बहुत बड़ा चुनौती था। इसके बाद इन बोट्स को युद्धपोतों के साथ टो करके इनको ले जाया जाता है। इसके बाद इन मिसाइल बोट्स के साथ युद्धाभ्यास भी किया जाता है। इस दौरान नेवी अफसर अपनी मिसाइल की सटीकता को देखकर उस बोट्स में जो मिसाइल थी बहुत ही दंग रह जाते हैं। अगस्त 1971 तक पूर्वी पाकिस्तान में गृह युद्ध अपने चरम पर पहुंच चुका था। माना जा रहा था कि इसकी वजह से भारत और पाकिस्तान के बीच एक युद्ध कभी भी छिड़ सकता है। ऐसे में नेवी अफसर यह तय करते हैं कि यदि युद्ध हुआ तो पाकिस्तान पर इन मिसाइल बोट से हमला किया जाए। 20 नवंबर 1971 के दिन पाकिस्तान के राष्ट्रपति याह खान इमरजेंसी का ऐलान करते हैं और युद्ध के लिए तैयार रहने को करते हैं।
ये तारीख थी 23 नवंबर 1971। पाकिस्तान जैसे ही यह ऐलान करता है कि इंडियन नेवी कराची बंदरगाह पर हमले करने के प्लान में जुट जाती है, क्योंकि 1965 के बाद उनको ये पहला बदला भी लेना था। 1 दिसंबर 1971 को कराची पर हमले का आदेश मिलता है। 1 दिसंबर 1971 के नेवी के सभी युद्धपोत को कराची पर हमले का आदेश दे दिया जाता है और तय यह होता है कि कराची पर 3 मोबाइल बोट्स INS निपात, INS वीर और INS निर्घट से अटैक किया जाएगा। इसके बाद 2 दिसंबर 1971 को पूरा वेस्टर्न फ्लीट मुंबई से कराची के लिए निकल पड़ता है। नेवल कमांड के फ्लैग ऑफिसर, कमांडिंग इन चीफ रहे NN कोहली अपनी किताब वी डेयर्ड में लिखते हैं कि 23 नवंबर के बाद 3 मिसाइल बोट को गश्त करने के लिए गुजरात के ओखा तट पर रखा गया था। उन्होंने ओखा के आसपास के कई क्षेत्र के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी जुटाई। चूंकि बेरा कराची से बहुत दूर नहीं था, ऐसे में एक लाइन बनाई गई ताकि दुश्मन देश की नेवी के साथ कोई टकराव नहीं। इसी बीच पाकिस्तानी अफसरों ने कराची जाने वाले सभी व्यापारिक जहाजों को सूर्यास्त और सवेरे के बीच 75 मील के भीतर बंदरगाह तक नहीं आने की चेतावनी दी थी। इसका मतलब यह था कि इस दौरान रडार पर जो भी युद्धपोत आएगा उसके पाकिस्तानी होने की संभावना होगी। तो ये तारीख थी 4 दिसंबर और उस रात 3 मिसाइल बोट्स हमले के लिए कराची पहुंचती है। 3 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान की वायुसेना भारत के कई सैनिक अड्डों पर बमबारी करती है। इसके बाद भारत युद्ध का ऐलान कर देता है। 4 दिसंबर 1971 की रात 3 मिसाइल बोट्स INS निपात, INS वीर और INS निर्घट कराची पर हमला करने के लिए निकल पड़ते हैं और उनके 2 फ्रिगेट INS किल्टन और कछाल टो करके अपने साथ वो ले जाते हैं। इंडियन नेवी का दल कराची से 40 किलोमीटर दूर था। तभी रडार पर उसे एक हलचल महसूस होती है। यह हलचल पाकिस्तानी युद्धपोत PNS खैबर की थी, जो उसी तरफ बढ़ रहा था। PNS खैबर वही युद्धपोत था जिसने सन 1965 में द्वारका पर इंडियन नेवी के ठिकानों पर हमला किया था और यही वक्त था उस बदले का जो सन 1965 से पाकिस्तान और भारतीय सेना पाकिस्तानी नेवी के खिलाफ करने के लिए सोच रही थी। पहला हमला ठीक रात के 10:40 पर INS निपात पर मौजूद स्क्वाड्रन कमांडर बबरू यादव INS निर्घट को अपना रास्ता बदलने के लिए और पाकिस्तानी युद्धपोत पर हमला करने का आदेश देते हैं। जैसे ही PNS खैबर इंडियन नेवी के रेंज में आता है, INS निर्घट उस पर मिसाइल से हमला कर देता है। अपनी तरफ आ रही मिसाइल को PNS खैबर ने डाकू विमान समझकर उस पर एंटी एयरक्राफ्ट गन से निशाना लगाया, लेकिन मिसाइल नहीं रुकी और सीधे PNS खैबर पर जाके अटैक कर देती है। इससे खैबर पूरी तरीके से हिल गया और बॉयलर रूम में भीषण आग लग गई, जो उसमें मौजूद जवानों को पता भी नहीं चल पाया कि हमला कहां से हुआ और आग कहां लगी है। तुरंत ही INS निर्घट को खैबर पर एक और मिसाइल दागने का आदेश मिला और खैबर पर मौजूद पाकिस्तानी नए सैनिकों को, जवानों को उससे पहले कि कुछ सोच पाते तभी 11:20 पर दूसरी मिसाइल वहां पे हिट कर जाती। इस तरीके से खैबर डूब जाता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक इस हमले में पाकिस्तानी नेवी के लगभग 222 जवान मारे गए थे। रात 11 बजे INS निपात का सामना एक अज्ञात पोत से होता है। निपात ने पलक झपकते ही उस पर मिसाइल दागी और जैसे ही निपात ने दूसरी मिसाइल दागी, उस अज्ञात पोत में भी आग लग गई और उससे धुआं निकलने लगा। बाद में पता चलता है कि यह पोत MV वीनस चैलेंजर था, जो अमेरिका से हथियार लेकर पाकिस्तान जा रहा था। इसी बीच निपात ने PNS शाहजहां पर भी मिसाइल दागी और इसमें शाहजहां को बहुत नुकसान पहुंचा। दोस्तों, आग की लपटें 60 किलोमीटर दूर तक भी देखा जा सकता था, जो उस अज्ञात पोत में लगी हुई थी, जो अमेरिका पाकिस्तान को हथियार भेज रहा था, वो पोत बताया जाता है। 11:20 पर INS वीर का सामना PNS मुहाफिज से हो जाता है। मुहाफिज तुरंत डूब गया और इसमें मौजूद 33 जवानों की भी वहीं पे मौत हो जाती है। इसी बीच INS निपात कराची पोर्ट की तरफ बढ़ने लगता है। कराची पोर्ट मिसाइल के लिहाज से बहुत खास था, क्योंकि इसके एक तरफ पाकिस्तानी नेवी का हेडक्वार्टर था तो दूसरी तरफ तेल का भंडार। पोर्ट पाकिस्तान के लिहाज से बहुत ही महत्वपूर्ण था। मिसाइल बोट्स को कराची की तरफ से ज्यादा मिसाइल दागने के आदेश दे दिए जाते हैं। इसी दौरान INS निपात को रडार में तेल टैंक दिखाई देता है। INS निपात ने पोर्ट की ओर 2 मिसाइल दागी। एक मिसाइल चूक गई, जबकि दूसरी मिसाइल सीधे तेल के टैंक में जाके लगती है। जबरदस्त विस्फोट होता है और बताते हैं कि विस्फोट इतना जबरदस्त था कि आग की लपटें लगभग 60 किलोमीटर दूर से भी देखा जा सकता है। बताया जाता है कि कराची पोर्ट 7 दिनों तक झुलसता रहा था उन आग की लपटों में। दोस्तों, ये ऑपरेशन करीब 5 दिनों तक चलता है।
नेवी ने इसे ऑपरेशन ट्राइडेंट नाम दिया। इस पूरे ऑपरेशन में भारत को कोई नुकसान नहीं हुआ, जबकि पाकिस्तान के कई जवान इसमें मारे गए, उनके तेल टैंक तबाह हो गए। और 4 दिसंबर को शुरू हुए इस ऑपरेशन की वजह से ही 4 दिसंबर को नेवी डे भी मनाया जाता है। जय हिंद। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में।